हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर हम SAP MM के फुल कोर्स को स्टडी करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि SAP MM काम कैसे करता है। बट ये सब करने से पहले हमें जान लेना चाहिए कि SAP MM होता क्या है और कैसे काम करता है। तो स्टार्टिंग में मैं आप लोगों को बताता हूँ कि SAP MM क्या होता है, कौन कौन इसको यूज़ कर सकता है, ये काम कैसे करता है, और जो बाकी ERP सॉफ्टवेयर है जैसे टैली, मार्क, पीजी, उन सबसे ये बेटर क्यों है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन हमारा बन के आता है वो होता है हमारा व्हाट इज SAP। कि SAP MM होता क्या है। MM का यहाँ पे मतलब है हमारा मटेरियल मैनेजमेंट से, यानी जिस किसी भी कंपनी के अंदर या किसी इंडस्ट्रीज के अंदर मटेरियल से रिलेटेड कोई भी वर्क हो रहा होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का, तो वहाँ पे आपका SAP MM काम आएगा। इसको हम एक एग्जांपल के साथ समझते हैं जिससे आपको आसानी से समझ में आए। आप ये समझिए कि आप किसी एक लाइन के ऊपर काम करते हैं और आपका कोई भी एक पार्ट है जिसके अंदर आप सिर्फ स्क्रू ड्राइवर से स्क्रू लगाते हैं। अब एक मोमेंट आई जिस टाइम पे आपके पास नट खत्म हो गए हैं या फिर स्क्रू खत्म हो चुके हैं, तो उस टाइम पे आप क्या करेंगे, आप ये बात अपने सुपरवाइज़र को जाके बताएंगे। आप अपने सुपरवाइज़र को बताया कि सर मेरे को शाम तक 2000 पार्ट बनाने हैं और मुझे उसमें स्क्रू लगाने हैं। बट अब आपको स्क्रू कितने लगाने हैं, मान लीजिए आपको 2000 पार्ट बनाने थे, आप 150 बना चुके हो, तो अभी जो आपको वहाँ पे स्क्रू की ज़रूरत है वो आपको 1850 स्क्रू की ज़रूरत पड़ेगी। अब उसके लिए आपका जो सुपरवाइज़र है वो क्या करेगा, वो आपको 1850 चाहिए, वो थोड़े से फालतू की एक स्लिप बना के आपको दे देगा ताकि उसके बाद भी एक्स्ट्रा में आपके पास पड़े रहे। तो मान लीजिए उसने आपको 2000 स्क्रू की स्लिप बनाई और आपको दे दी कि आप जाके स्टोर से ले लीजिए। आप तो स्लिप लेकर स्टोर में गए और स्टोर वाले इंचार्ज को आपने स्लिप दे दी। अब उस केस में वहाँ पे क्या होता है कि या तो स्टोर में वो स्क्रू अवेलेबल हो सकते हैं या फिर नहीं भी हो सकते हैं। तो हम पहले केस के ऊपर आते हैं कि जिस केस के अंदर स्क्रू अवेलेबल है। अब स्क्रू उसके पास अवेलेबल है, मान लीजिए 2500, उसने आपको 2000 दे दिए, ठीक है, आप अपने स्क्रू लेकर के आ गए, आपका काम हो गया। बट उसने जो आपको 2000 स्क्रू दिए हैं उनकी वो एंट्री किस में करेगा, SAP में, कि भाई उसके पास 2500 का स्टॉक था, उसने आपको 2000 दे दिए, अब आप उसके पास बचे हैं 500। अब हर कंपनी क्या करती है कि अपने लिए ना कुछ लिमिटेड स्टॉक रखती है कि कम से कम इतना स्टॉक तो मेरे पास होना ही चाहिए। अब मान लो उन्होंने SAP के अंदर एक कोड बना रखा है कि SAP MM कि मेरे पास कम से कम ना 2000 स्क्रू होने चाहिए वहाँ पे स्टोर के अंदर अवेलेबल, उससे कम आए तो मेरे को एक अलर्ट मैसेज मिल जाए। तो जैसे ही उसने आपको 2000 स्क्रू देने की एंट्री करी, उसके पास SAP MM से एक पॉपअप आ जाएगा या फिर एक मैसेज आ जाएगा या अलर्ट आ जाएगा जिसमें उसको सॉफ्टवेयर बताएगा कि भाई आपने इसको जो मिनिमम क्वांटिटी है वो 2000 रखी हुई है, बट ये स्टॉक में सिर्फ 500 ही पड़े हुए हैं, तो आपको इन्हें वापस से ऑर्डर करने की ज़रूरत है। अब ऑर्डर किससे करेंगे, जो हमारे वेंडर्स होंगे जो हमको उसको स्क्रू प्रोवाइड कर सकते हैं। अब मान लीजिए वहाँ पे भी दो केस बन सकते हैं हमारे कि हमने किसी एक वेंडर को डिफ़ॉल्ट वेंडर सेलेक्ट कर रखा है, तो जैसे ही मेरी क्वांटिटी कम होगी 2000 से, ऑटोमेटिकली कुछ अमाउंट कि मिनिमम इतना अमाउंट तो वहाँ से ऑर्डर होके आ ही जाए, तो वहाँ से क्या होगा, एक ऑर्डर चला जाएगा सिस्टम से डिफ़ॉल्ट वेंडर के पास। और अगर वहाँ से मेरा डिफ़ॉल्ट वेंडर मैंने सेलेक्ट नहीं किया हुआ है तो मैं मैनुअली वहाँ से ऑर्डर जनरेट कर दूंगा कि मुझे किस वेंडर से मुझे स्क्रू मंगवाने हैं। अब वेंडर भी मेरे पास एक नहीं, कई बार काफ़ी सारे वेंडर होते हैं कि मैं सबको कोटेशन भेजता हूँ। तो ये जो प्रोसेस होती है अब ऑर्डर करने की, इसको हम इस चार्ट की हेल्प से समझते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ रिक्वायरमेंट हुआ कि हमारे जो स्क्रू है भाई वो ख़त्म हो चुके हैं, ठीक है, अब स्क्रू की हमें ज़रूरत है। तो यहाँ से हम किस पे गए, सोर्स डिटर्मिनेशन पे, कि अब मेरे पास सोर्स क्या क्या है स्क्रू मंगवाने के। तो भाई मेरे पास सोर्स है, मान लीजिए मेरे पास 3 वेंडर है, तो मैं तीनों में से किसी एक से मंगवा सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ से अपने देख लिया कि वेंडर है मेरे पास 3, अब वेंडर का सिलेक्शन हो रहा है कि तीनों में से मुझे किस से मंगवाना है, ठीक है। अब वहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया कि भाई मेरे को ये नंबर 1 जो वेंडर है इससे मंगवाना है, तो ठीक है। उसके बाद उसकी PO प्रोसेसिंग हो जाएगी, परचेज ऑर्डर की प्रोसेसिंग में लग जाएगा। जब ये परचेज ऑर्डर प्रोसेसिंग में लग चुका है तो उसके बाद आएगी ऑर्डर की मॉनिटरिंग, कि जो हम ऑर्डर उसको भेज रहे हैं क्या वो सही भी है या नहीं है, ठीक है, हमें असल में इतने पार्ट की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, ये सबकी यहाँ पे मॉनिटरिंग होगी। जब यहाँ पे हमारी सारी मॉनिटरिंग हो चुकी होगी तो उसके बाद जाएंगे हम किस पे, गुड्स रिसिप्ट पे। अब हमको वहाँ से एक रिसिप्ट जनरेट होगी। इस रिसिप्ट के बाद हमारा क्या होगा, इनवॉइस वेरिफिकेशन होगा एंड देन पेमेंट हो जाएगी। तो ये पूरी प्रोसेस होती है एक मेटेरियल को मंगवाने के लिए, किस किस स्टेप से होके जाता है।
बट इस प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि कभी हमारे पास कोई मटेरियल बिल्कुल अर्जेंसी में ख़त्म हो चुका है तो हम डायरेक्ट इस पूरी प्रोसेस का वेट करेंगे कि ऐसे स्टेप से होके जाए। ऐसे तो प्रोडक्शन का लॉस हो जाएगा, जब कंपनी तो पूरी प्रोडक्शन पे डिपेंड करती है ना। तो ऐसे में आपके पास कुछ ऐसे ऑप्शंस भी होते हैं जिसमें आप डायरेक्ट वेंडर से अपना मटेरियल मंगवा सकते हैं। आई होप इस प्रोसेस के अंदर आप समझ गए होंगे कि SAP MM कैसे काम करता है, किस किस पार्ट से होके गुजरता है। ठीक है, इसके बाद जो अपना मेजर क्वेश्चन आता है कि हु कैन यूज SAP पे कौन काम कर सकता है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि SAP के ऊपर सिर्फ कॉमर्स के बंदे काम कर सकते हैं या फिर सिर्फ नॉन टेक्निकल बंदे या टेक्निकल बंदे ये काम कर सकते हैं। SAP पे कोई भी काम कर सकता है इजीली, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप किसी भी फील्ड से हो, आप आर्ट्स से हो, आप कॉमर्स से हो, आप साइंस से हो, आप इजीली SAP पे काम कर सकते हैं। बट जो मैकेनिकल इंजीनियर्स होते हैं उसके लिए SAP MM ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि वो मेटेरियल से जुड़ी हुई बातें रखते हैं, उनको काफ़ी नॉलेज होती है इसमें। तो ऐसा कोई वो नहीं है कि आप भाई ग्रेजुएट नहीं है, आप सिर्फ 12th पास है, आप SAP MM को नहीं कर सकते। ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, आप इजीली SAP MM को कर सकते हैं और उसके ऊपर जॉब भी ले सकते हैं। अगर मैं बात करूं, हमारे पास काफ़ी सारे और भी ERP सॉफ्टवेयर्स होते हैं, तो हमें उनमें SAP को क्यों चुनना चाहिए कि हाउ इज SAP बेटर देन अदर ERP सॉफ्टवेयर। तो SAP की सबसे अच्छी बात ये है कि ये रियल टाइम पे काम करता है, रियल टाइम सर्वर के ऊपर। जैसे ही मैंने स्टॉक कम किया अपना, तो वहाँ पे डायरेक्ट वो स्टॉक कम हो जाएगा। और मेरी कंपनी, यानी कि आप ये समझिए कि हीरो कंपनी है, उसके छोटे छोटे प्लांट्स हैं, कोई धारवाड़ प्लांट है, कोई गुड़गांव में है, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं पे ऐसे। तो वहाँ से वो सभी एक चैन बनी होती है जिनसे वो सबको कनेक्ट कर रखता है। जबकि टैली ERP मार्कजिम इस टाइप की प्रॉब्लम आती है, वहाँ पे रियल सर्वर नहीं होता। तो आप समझ गए होंगे कि SAP क्या करता है। SAP रियल सर्वर पे काम करता है, जो कि बाकी सॉफ्टवेयर से बहुत ही अच्छे से हमें एग्जैक्ट रिजल्ट मिल जाता है। और जितनी भी आपकी MNC कंपनियाँ होती हैं मल्टीनेशनल, वो लगभग SAP को यूज़ करती है। जो छोटे वेंडर्स या छोटी कंपनियाँ होती हैं वो टैली ERP पे इन पे काम करते हैं। ज़्यादातर केसेस में आपको SAP पे ही देखने को मिलेगा मल्टीनेशनल कंपनी में। ओके, इन सब के बाद जब हम इनकी बात कर ली है, तो हम सॉफ्टवेयर के ऊपर चलते हैं और उसके ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की बात करते हैं कि SAP का जो GUI है वो कैसा दिखता है। तो मैं डायरेक्ट आपको ये SAP पे ही लेकर चलता हूँ, वहीं पे दिखाएंगे। ओके, जब भी हम SAP के अंदर लॉगिन करते हैं तो हमारी कुछ वेलकम स्क्रीन इस टाइप की देखने को मिलती है। अब यहाँ पे जो सबसे ऊपर हमको ये बार देखने को मिल रहा है, इसको बोलते हैं हम मेन्यू बार। मेन्यू बार के जस्ट नीचे हमको जो दिख रहा है, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड टूल बार। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे स्टैंडर्ड टूल्स, सेव, एग्जिट, लॉग ऑफ, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके नीचे जहाँ पे लिखा है SAP इजी एक्सेस, इसको बोलते हैं हम टाइटल बार। एंड देन इसके नीचे जो हमारे पास आते हैं, यहाँ पे हमको कुछ ऑप्शंस दिख रहे हैं फेवरेट SAP मेन्यू वगैरह के, इसको बोलते हैं एप्लीकेशन टूल बार। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे एक सर्च का ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर हमारे जितने भी T कोड होंगे हम उनको इंसर्ट करेंगे। इसको बोलते हैं कमांड बॉक्स या कमांड बार। क्लियर। इसके अलावा अगर मैं नीचे की बात करूँ तो जो यहाँ पे अभी एरिया बिल्कुल ब्लैंक है, इसको बोलते हैं हम स्टेटस बार। जो भी हम कोई भी कोड लगाएंगे तो हम यहाँ से आएंगे। इसके अलावा आप यहाँ पे ट्रांजेक्शन कोड के अलावा SPRO पाथ से भी किसी भी टर्म को सर्च कर सकते हैं। जैसे अभी मैंने SPRO यहाँ पे लिखा है, तो SPRO क्या करेगा, मेरे को सर्च करके देगा कि मुझे किस पे जाना है। तो मान लीजिए मैं रेफरेंस IMG पे गया, अब यहाँ पे मेरे पास सारे ऑप्शन ओपन होके आ जाएंगे। मुझे जिसके ऊपर भी जाना होगा मैं डायरेक्ट यहाँ से जा सकता हूँ, या फिर मैं कोई कोड T कोड लगा देता हूँ यहाँ पे, तो मैं उससे भी जा सकता हूँ। डायरेक्ट उस T कोड के हेल्प से भी मैं उस लोकेशन पे पहुँच सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देख रहे हैं तो जो आपके स्टैंडर्ड टूल बार थे, इसके अंदर आपको जो ये ऑप्शन दिख रहा है ग्रीन सिंबल, ये आपका बैक का ऑप्शन है। इसके जस्ट पीछे जो है एग्जिट का। अब बैक क्या करेगा, हमको सिर्फ एक स्टेप पीछे लेकर के जाएगा, जबकि एग्जिट क्या करेगा, मुझे डायरेक्ट मेन स्क्रीन पे ले जाएगा। और इसके अलावा आपके पास कैंसिल का ऑप्शन भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और अगर आपको डायरेक्ट एग्जिट आना है और आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना, तो आप /n का भी यूज़ कर सकते हैं कि आप डायरेक्ट /n एंटर करेंगे तो आप मेन स्क्रीन के ऊपर पहुँच जाएंगे। अब मेन स्क्रीन पे हम आ गए हैं, तो मैं आपको यहाँ पे एक T कोड डाल के दिखा देता हूँ कि T कोड कैसे रन करता है। सो मान लीजिए मेरा T कोड है OX02, तो मैंने डायरेक्ट OX02 लिखा और मैं अपनी कंपनी कोड की लोकेशन पे पहुँच गया हूँ। मैं यहाँ पे अपनी कंपनी कोड जनरेट कर सकता हूँ। ओके, अभी थोड़ी देर पहले हमने SAP के बारे में बात करी थी, जिसके अंदर हमने ये देखा था कि SAP को कौन कौन यूज़ कर सकता है, SAP काम कैसे करता है, SAP का
यूज़र इंटरफेस कैसा दिखता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा पहला टॉपिक आता है SAP MM मटेरियल मैनेजमेंट को लेकर के। तो पहला टॉपिक हर एक के अंदर कॉमन होता है, चाहे फीको में चले जाइए चाहे MM में आ जाइए, क्रिएट कंपनी। तो क्रिएट कंपनी क्या होता है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन का टॉप मोस्ट होती है। मतलब कि आपकी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, एग्जांपल लेके चलें तो कोई हीरो कंपनी है, तो हीरो कंपनी कहीं ना कहीं पे हेड ऑफिस होगा, तो वो हेड ऑफिस जो काउंट होगा वो होगा क्रिएट कंपनी के तौर पर। और उसके बाद जो उसके ब्रांचेस हैं, जैसे कोई धारवाड़ा के अंदर है, कोई गुड़गांव के अंदर, कोई कहीं पे, सब अलग अलग जगह पे है, तो वो सारी क्या रहेंगे कंपनी कोड। कंपनी कोड इस कमांड के जस्ट हम बाद देखेंगे, पहले हम क्रिएट कंपनी को देख लेते हैं। तो क्रिएट कंपनी पे जानना कैसे है, यहाँ पे मैंने पाथ लिख रखा है, पार्ट 2 क्रिएट कंपनी, ये IMG के थ्रू है और ये डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कोड है। यहाँ पे अवर कंपनी कोड, जो मैं कंपनी कोड अभी बनाने वाला हूँ या कंपनी क्रिएट करूँगा, तो मैं उसका कोड यहाँ पे लिख लूँगा ताकि बाद में हम उसको यूज़ कर सकें। ओके, अब हम चलते हैं SAP की वेलकम स्क्रीन पर एंड इसको वहाँ पे यूज़ करके देखते हैं कि हम T कोड को कैसे यूज़ करेंगे एंड पाथ को कैसे यूज़ करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ से अपनी SAP की इमेज पहुँच गया हूँ स्क्रीन के ऊपर। अब यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा कमांड बार। हमें जो भी यहाँ पे डालना है, मतलब जो भी हमें किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुँचना है, तो हम डायरेक्ट उसका T कोड यहाँ पे एंटर कर सकते हैं या फिर SPRO पाथ के थ्रू पहुँच सकते हैं। अब SPRO जो यहाँ पे पाथ मैंने दिया है, हम इसको कैसे फॉलोअप करेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने आपको अब तक बताया नहीं है कि SPRO कहाँ पे एंटर करना होता है। आप कमांड बॉक्स बार में जाएंगे एंड यहाँ पे एंटर करेंगे SPRO एंड जस्ट एंटर किया। उसके बाद आपको कुछ अलग स्क्रीन देखने को मिल जाएगी, एक अलग स्क्रीन इस टाइप की। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस पाथ को आपसे फॉलो करवाता हूँ, तो पहले मैं लिखा है IMG का मतलब है कि जो यहाँ पे SAP रेफरेंस IMG लिखा है, आप इस पर क्लिक करेंगे। ठीक है, इसके बाद देखिए यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शंस आ गए हैं, आप अपने पाथ को फॉलो कीजिए, आपको समझ में आएगा। सेकंड ऑप्शन है यहाँ पे IMG के बाद इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। सो यहाँ पे हम इसी को सर्च करते हैं, हम यहाँ पे देखते हैं, ये रहा हमारा इंटरप्राइज स्ट्रक्चर। हम इस एरो पे क्लिक कर देते हैं। जैसे हमने इस एरो पे क्लिक कर, देखो यहाँ पे और ऑप्शन ओपन हो गया हमारे सामने। अब आप ऐसे चलिए पाथ के ऊपर, देखिए यहाँ पे क्या है, ओके, इंटरप्राइज स्ट्रक्चर तक हम एंटर कर रहे हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन है डेफिनेशन का, फिर फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिफाइन कंपनी। तो मैं डायरेक्ट ये एक बार में ओपन कर देता हूँ, तो हम यहाँ पे आ गए। यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन है, डेफिनेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड डिफाइन कंपनी। अब देखिए यहाँ पे डिफाइन कंपनी पे जो ये इसके सामने क्लॉक जैसा सिंबल लिखा आ रहा है, आप इस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट कमांड के अंदर पहुँच सकते हैं, जो हम इस पेज के ऊपर पहुँच गए। इसके अलावा मैं एक बार T कोड से और आपको एंटर करके दिखा देता हूँ। तो उससे पहले मैं क्या करता हूँ, स्लैश n से एग्जिट ले लेता हूँ। जैसे मैं स्लैश n करता हूँ, मैं होम स्क्रीन पे पहुँच गया। अब मैं OX15 एंटर करते ही हम वापस से उस स्क्रीन पे पहुँच गए। अब देखो यहाँ पे आपको एक न्यू एंट्री का ऑप्शन दिख रहा होगा। अब बेसिक सी बात है, हम क्रिएट कंपनी करने आए तो मुझे न्यू ये एंटर करना होगा। सो न्यू एंट्री पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आता है कंपनी, कि आप इस कंपनी का कोड क्या रखना चाहते हैं। तो भाई मैंने कह दिया मैं अपनी कंपनी कोड रखना चाहता हूँ, तो मैंने अपना कंपनी कोड रख दिया RS01। ओके, अब यहाँ पे बात आ जाती है हमारी कंपनी के नाम की। तो आपकी कंपनी का जो भी आप नाम रखना चाहें आप वो नाम रख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे नाम फिर से वही रिपीट कर देता हूँ, RS प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर। यहाँ पे आप अपना दूसरा नाम देना चाहें तो वो दे सकते हैं। यहाँ पे आप स्ट्रीट डाल सकते हैं, अगर आपको कोई स्ट्रीट डालनी है, आपको कुछ पता है तो। सो मैं यहाँ पे सीधा लिख देता हूँ कुछ भी, मॉल टाउन, PO बॉक्स। अब बॉक्स ऑफिस आप डाल सकते हैं अपना 123401, पोस्टल कोड 123401। यहाँ पे सिटी, आप सिटी को स्किप भी कर सकते हो। कंट्री में आप IN इंडिया की है, इंडिया कोड है IN। लैंग्वेज के लिए आप EN यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश के लिए। एंड टैब करेंसी इंडियन करेंसी INR यहाँ पे आपने किया। देन इसके बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे। अब जैसे आप सेव पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे देखिए कुछ चेंज या फिर रिक्वेस्ट देखने को मिलती है। अब इस रिक्वेस्ट पे जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे तो आपके ये चेंज मेंटेन हो गए, डाटा वाज सेव। हमारी RS01 एक कंपनी क्रिएट हो चुकी है। ठीक है, अब इससे हम आ जाते हैं बैक। हमने अभी भी देखा था कि हमने एक कंपनी को क्रिएट किया था जिसका नाम था RS प्राइवेट लिमिटेड।
अब हमने उसको क्रिएट कर दिया है, उसका जो कोड है वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर दिया है और क्रिएट कंपनी कोड में RS01। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है क्रिएट कंपनी कोड। अब कंपनी कोड क्रिएट करना है हमें। अब कंपनी कोड होता क्या है कि हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं या फिर कोई भी एक हेडक्वार्टर होता है, उसके अंदर जो ब्रांचेस होती हैं उनको एक तरह से आप कंपनी कोड कह सकते हैं, ठीक है। इसका एक जो IMG पाथ है या फिर SPRO पाथ है वो हमने यहाँ पे लिख दिया है कि हमें किस किस को फॉलो करना है। इसके अलावा T कोड है, यहाँ पे आप T कोड को भी फॉलो कर सकते हो। ओके, इसके बाद हम चलते हैं सैप की स्क्रीन के ऊपर। तो यहाँ से हम सैप की स्क्रीन पे आ गए। यहाँ पे मैं डायरेक्ट ही अपना क्या डालता हूँ, शॉर्ट की OX02। जैसे आप 02 एंटर करेंगे आप इसके मेन पाथ के ऊपर पहुँच जाएंगे। अगर आप शॉर्ट की का यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो आप मेन्यू पाथ का भी यूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे डायरेक्ट डाल दिए SPRO एंटर। उसके बाद रेफरेंस IMG में जाने के बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, उसके बाद हम जाएंगे डेफिनेशन के बाद फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड यहाँ पे आ गया हमारा एडिट कॉपी डिलीट कंपनी कोड। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूँ मुझे यहाँ पे एडिट के ऊपर डबल क्लिक करना है। अब देखिए जैसे ये डबल क्लिक करा तो मेरे सामने सेम वही ऑप्शंस ओपन हो गए हैं। तो वापस हमें एक न्यू एंट्री करनी है। हम न्यू एंट्री पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आया था हमारा कंपनी कोड। अब कंपनी कोड चाहें तो आप अपनी मेन जो कंपनी है उसके साथ सेम भी रख सकते हैं या फिर आप अलग भी रख सकते हैं, जैसा आपका मन। सो मैं सिंपली इसका कोड देता हूँ RS02 टैब। अब जो आपका कंपनी नेम है वो सेम है या डिफरेंट है वो आप डाल सकते हैं। तो मैंने डाल दी यहाँ पे RS PVT LTD दिल्ली, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे मैं सिटी डाल सकता हूँ, सिटी अगर आपको डालनी है तो, जिससे हम इसको आसानी से ढूंढ सकें। और यहाँ पे हमारी कंट्री में इंडिया का कोड है IN। इसके बाद करेंसी, हम किस करेंसी के अंदर डील करेंगे तो हम करेंगे INR इंडियन रुपीज़ के अंदर। एंड देन लैंग्वेज हमारी कौन सी है, EN। इसके बाद आप प्रेस करेंगे एंटर। अब एंटर प्रेस करें या फिर आप यहाँ पे एड्रेस पे क्लिक कर दीजिए। आपने जैसे एड्रेस पे क्लिक करा तो यहाँ पे क्या आएगा, एडिट एड्रेस। हमें यहाँ पे पूरा एड्रेस डालना होगा विद डिटेल। सो यहाँ पे टाइटल है कि टाइटल में क्या क्या आता है, कंपनी है, कोई मिस्टर है, कोई मिसेज है, मिस्टर मिसेज है या फिर सिर्फ मिसेज। तो हमारी कंपनी है, हमने यहाँ पे कंपनी डाल दिया। एंड सेम नेम को मैं कॉपी कर सकता हूँ यहाँ पे RS। ओके, यहाँ पे मैंने एंट्री कर दिया। इसके बाद आपके पास सर्च टर्म का ऑप्शन है। सर्च टर्म आप कुछ भी रख सकते हैं। मैं 10 to 20 डाल देता हूँ। आगे आने वाली वीडियो के बारे में डिटेल में सर्च टर्म के बारे में बात करूँगी कि सर्च टर्म होती क्या है। इसके अलावा यहाँ पे आप अपना स्ट्रीट, हाउस नंबर ये सब डाल सकते हैं। तो मैं स्ट्रीट लिख देता हूँ स्ट्रीट 1, हाउस नंबर 123, पोस्टल कोड 123401। सिटी आप यहाँ पे डालना चाहें तो डाल सकते हैं। अभी मैं जो यहाँ पे एंट्री कर रहा हूँ सारी फेक एंट्रीज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कंट्री क्या है हमारी IN इंडिया। रीजन, अब दिल्ली जो रीजन है वो आपका आता है 30 के अंदर। और आप चाहें तो देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ये हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग सारे रीजन्स आ जाएंगे। सो जैसे मैं दिल्ली के अंदर एंट्री करता हूँ तो दिल्ली की शॉर्ट की क्या है 30। अगर आप कहीं और से हैं, जैसे मान लीजिए आप हरियाणा से हैं तो वहाँ की क्या होगी 07। अलग अलग स्टेट में सबकी अलग अलग है। आप जिसमें एंट्री करना चाहें आप उसकी एंट्री कर सकते हैं। मैंने यहाँ से 30 को सिलेक्ट कर लिया। इसके अलावा मैं यहाँ पे दे देता हूँ एक पोस्टल कोड। ओके, मैंने यहाँ पे पोस्टल कोड डाल दिया। और नीचे आपको मिल जाएंगी कम्युनिकेशन डिटेल कि आपके टेलीफोन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फैक्स नंबर, आप यहाँ पे सारा डाटा डाल सकते हैं। इस सब को डालने के बाद आप राइट क्लिक कीजिए। हाँ, यहाँ पे PO बॉक्स हमारे लिए डालना रह गया था। PO बॉक्स को भी मैं सिमिलर नेम दे देता हूँ एंड एंटर। देखो जैसे मैं एंटर करता हूँ यहाँ पे आ गया एंड मैं सेव डाटा पे जाता हूँ। मेरे सामने वापस से ये ओपन होगा। इस पर एक बार और एंटर। हमारा ये डाटा सेव हो चुका है। आपकी कंपनी कोड क्रिएट हो चुका है। नाम क्या है उसका RS02। तो मैं यहाँ पे अपनी PPT के अंदर इसकी एंट्री कर देता हूँ ताकि बाद में हम इस पर ईजिली काम कर सकें। RS02। ओके, यहाँ पे हमारा कंपनी कोड क्रिएट हो चुका है। इसके बाद जो हमारा काम आता है वो आता है क्रिएट प्लांट। अब अलग अलग कंपनी के अलग अलग प्लांट भी तो होते हैं ना, तो उन्हें भी हमें क्रिएट करना है। अब प्लांट क्रिएट करने का भी जो पाथ है वो हमने यहाँ पे दे रखा है। एंड यहाँ पे आपका T कोड, अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट T कोड का यूज़ कर सकते हैं। आपका T कोड है OX10। अदरवाइज जैसे मैंने आपको सेम पाथ को फॉलो करना बताया है आप उस तरह से पाथ को फॉलो कर सकते हैं।
तो सिंपल से मैं अपनी स्क्रीन पे पहुंचता हूं और डायरेक्ट मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ /n फॉर एग्जिट, एंड यहाँ पे मेरा टी कोड क्या है OX10। तो मैं इसी के पीछे अपना टी कोड डाल सकता हूँ। उससे होगा क्या, मैं डायरेक्ट उसी स्क्रीन के अंदर पहुंच जाऊंगा। मैंने यहाँ पे डाला /n OX10, तो इससे क्या होगा, डायरेक्ट मेरे पास जो स्क्रीन आएगी क्रिएट प्लांट की। अब प्लांट के अंदर आए हूँ तो यहाँ पे न्यू एंट्रीज हमें करनी है। प्लांट का आप जो कोड देना चाहें वो दे सकते हैं। मैं यहाँ पे दे रहा हूँ RS03, ठीक है। इसके बाद आप प्लांट का नेम दे सकते हैं, तो मैंने नेम दे दिया RS प्लांट 1। इसके अलावा आपको अगर कोई डिटेल देनी है तो आप वो डिटेल इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल सकते हैं, लाइक कंट्री कोड IN, ओके। इतनी इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम किस पे जाएंगे, एड्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे और यहाँ पे हम पूरी एड्रेस को डाल देंगे। सो मैंने वापस यहाँ पे कंपनी रखी और RS प्लांट 1, सर्च टर्म में वापस से वही 10 to 20 डाल रहा हूँ। इसके बाद स्ट्रीट, मैंने स्ट्रीट के अंदर 1 डाल दिया हूँ। आप ये चाहे तो एंट्री मत करिए, कोई इशू नहीं आएगा। आप बस यहाँ पे पोस्टल कोड है हमारे, उनको एंटर कर दीजिए। मैंने कर दिया पोस्टल कोड 13401, रीजन दे दिया 30। ओके, हमने इससे पहले कंट्री नहीं डाली, पहले कंट्री डाल देते हैं तो रीजन ढूंढने में आसानी होती है। सो कंट्री एंड रीजन 30। और इसके बाद हमारा और भी रह गया था पोस्टल कोड वगैरह 1 टैब 123401। ओके, इतनी सारी एंट्रीज करने के बाद आप राइट क्लिक करेंगे और इसके बाद सेव डाटा पे जाएंगे। जैसे आप सेव पे जाएंगे ये स्क्रीन वापस आपके ओपन होगी एंड राइट क्लिक, आपका डाटा सेव हो चुका है। यहाँ पे हमारा एक प्लांट भी क्रिएट हो चुका है। ओके, अब प्लांट क्रिएट करने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, क्रिएट स्टोरेज लोकेशन। इससे पहले मैं अपने यहाँ पे एंट्री डाल देता हूँ। हमारे प्लांट का कोड क्या था, RS03। ओके, अब स्टोरेज लोकेशन क्या होती है कि हर एक कंपनी अगर आपने देखी हो तो वहाँ पे कहीं ना कहीं स्टोर होता है। स्टोर के अंदर अलग अलग मटेरियल को अलग अलग जगह पे स्टोर किया जाता है। कि मान लीजिए मेरी कोई लैपटॉप कंपनी है और मैं इस जगह पे सिर्फ वेब कैम को रखना चाहता हूँ, तो मेरे को जब भी वेब कैम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी या मुझे चाहिए होंगे तो मैं डायरेक्ट उस लोकेशन पे जा सकता हूँ। सेम ऐसे ही जो मेरे USB पोर्ट है मैं उनके लिए एक अलग लोकेशन बना लूँगा, सबके लिए अलग अलग लोकेशन। और ये लोकेशन बनती किसके थ्रू है, प्लांट के थ्रू। तो हम स्टोरेज लोकेशन को बनाते हैं। स्टोरेज लोकेशन का आपका टी कोड क्या है, OX09। अब यहाँ पे मैं वापस क्या करता हूँ, OX09 पे जाना है, मेरा डाटा सेव हो ही चुका है। मैं डायरेक्ट यहाँ पे डाला /n OX09 एंटर। OX09 जैसे ही मैं गया हूँ तो यहाँ पे क्या मांग रहा है मेरे से, प्लांट। तो मेरा प्लांट है RS03 एंटर। जैसे ही मैं प्लांट के अंदर एंटर हुआ हूँ तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, स्टोरेज लोकेशन और डिस्क्रिप्शन। तो मैं पहले यहाँ न्यू एंट्रीज पे क्लिक करूँगा। अब न्यू एंट्रीज पे क्लिक करने के बाद देखो मैं ऑटोमेटिकली मेरे कर्सर किस पे आ गया, स्टोरेज लोकेशन पे। तो मैं दे देता हूँ लेफ्ट विंग फर्स्ट में मेरे रहेंगे USB, ठीक है। इसके बाद दूसरी लेफ्ट विंग 2 में मेरे रहेंगे वेबकैम, ओके। राइट विंग फर्स्ट में मेरे रहेंगे कीबोर्ड और राइट विंग 2 में मेरे रहेंगे माउस, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे 4 एंट्रीज कर दी है स्टोरेज लोकेशन के लिए एंड डायरेक्ट हमारा डाटा सेव। अब जैसे ही मैं डाटा सेव करता हूँ तो मेरे सामने यहाँ पे एक और कस्टमर रिक्वेस्ट जनरेट होती है। हम इस पर कंटिन्यू पे क्लिक कर देंगे और ये डाटा भी हमारा क्या हो गया है, सेव हो चुका है प्रॉपरली। क्लियर, ओके। अभी हमने SAP की स्क्रीन के अंदर जा करके अपने स्टोरेज लोकेशन को क्रिएट कर दिया है। अब स्टोरेज लोकेशन क्रिएट करने के बाद जो हमारा टॉपिक आता है वो आता है क्रिएट परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। अब परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है इसको समझिए। मान लीजिए आपकी कोई कंपनी है तो उसके अंदर जो एक ऑर्गेनाइजेशन यूनिट होगी परचेजिंग, वो आपकी कंपनी के रिस्पॉन्सिबल रहेगी वहाँ पे जो भी परचेजमेंट होगी। अगर मान लीजिए आप कंपनी के अंदर मेरी कोई परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है और उस ग्रुप का मैं मेंबर हूँ, तो वहाँ पे कुछ भी मेरे को मटेरियल परचेज करना होगा, कुछ भी सेल करना होगा, तो मैं उसके लिए प्रॉपर रिस्पॉन्सिबल रहूँगा, ठीक है। ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन होती है। इसको क्रिएट कैसे करते हैं, यहाँ पे इसका टी कोड है OX08। इसके अलावा आप SAP SPRO मेन्यू पाथ का भी यूज़ कर सकते हैं।
तो सिंपली मैं एक बार इसको आपको टी कोड से एंटर करके दिखा देता हूँ। डायरेक्ट हम गए SAP की स्क्रीन पे। ओके, ये हम आ गए अपनी SAP की लास्ट लोकेशन पे। तो यहाँ पे हमने क्या डाला, /NOX08 एंटर। अब जैसे हम यहाँ पे आए तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको न्यू एंटर करना है। यहाँ पे आप अपना कोड डाल देंगे जो भी आपको परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोड रखना है। मैंने रख दिया RS04, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन डिस्क्रिप्शन है, आप चाहें तो यहाँ पे कुछ भी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर वेब कैम, ठीक है। यहीं पे मैंने दूसरी क्रिएट कर दी RS05 फॉर माउस, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, इन दोनों को सेव। जैसे ही आप सेव करेंगे आपका डाटा सेव हो जाएगा और ये परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन बन के रेडी है। क्लियर। अभी मैं इन दोनों का डाटा एक बार अपनी SAP इसमें डाल देते हैं। सो हमने बनाई है क्या है, RS04, RS05। इसके बाद की जो हमारा काम रहेगा वहाँ पे रहेगा एक परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप। अब परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप इज एन ऑर्गेनाइजेशन यूनिट विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीडे परचेज, मतलब डेली टू डेली जो आपकी परचेजमेंट होगी उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेगा, परचेजिंग ग्रुप। अब परचेजिंग ग्रुप का यहाँ पे पाथ लिखा हुआ है, आप SPRO में IMG में जा करके मटेरियल मैनेजमेंट में परचेजिंग में जाके क्रिएट परचेजिंग ग्रुप डाल सकते हैं। इसके अलावा जो शॉर्ट की है वो हमारी क्या है, OME4। ओके, तो मैं यहाँ पे SAP की स्क्रीन पे गया, डायरेक्ट /N OME4 एंटर। जैसे मैंने OME4 करा तो यहाँ पे न्यू एंट्री आ रही है हमारे पास। हमने न्यू एंट्री पे क्लिक करा। अब मैं इसको ओपन करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, परचेजिंग। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया RS06। ओके, इसके बाद आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं इसका, आप किस डिस्क्रिप्शन के लिए इसको करते हैं। तो डेली टू डेली मैंने डाल दिया फॉर USB। टेलीफोन नंबर जिस पर्सन के आप फर्स्ट पर्सन जो कॉन्टैक्ट में रहेगा उसके मोबाइल नंबर आप डाल सकते हैं कि कोई भी परचेजमेंट हुई तो मैं उससे बात कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे कुछ भी मोबाइल नंबर डालता हूँ 0123456789। अदरवाइज इसके अलावा यहाँ पे आपके फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर, और इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो आपको काफ़ी सारी एंट्रीज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। बट हमारे लिए डाटा इतना ही काफ़ी है। सो मैंने यहाँ पे इस पर क्या करा, डायरेक्ट सेव। ओके, मैं बताना भूल गया था, जो आपकी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ 3 डिजिट में रहेगी। तो मैं यहाँ पे परचेजिंग ग्रुप को डालता हूँ RSJ एंड सेव एंटर। सो यहाँ पे हमारा परचेजिंग ग्रुप भी बन चुका है जिसकी एंट्री क्या है हमारी RSJ। क्लियर। इसके बाद अब देखिए हमने लगातार पार्ट्स को बनाया, हमने कंपनी को बनाया, हमने प्लांट को बनाया, बट कैसे पता वो प्लांट उसी कंपनी का है। भाई SAP के अंदर तो काफ़ी सारी एंट्रीज है ना, तो हमें एक दूसरे से इन्हें असाइन करना होगा। तो देखिए प्लांट को कंपनी कोड से हम असाइन कैसे करेंगे, OX18 शॉर्ट की है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को कंपनी कोड से कैसे करेंगे, OX01 है। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को प्लांट से कैसे करेंगे, OX17। बट उसके अलावा मैं एक आपको कॉमन पाथ दिखा देता हूँ जिससे आप इन तीनों चारों को फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक स्टैंडर्ड परचेज ऑर्गेनाइजेशन और रहता है, आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपली आपको किस में जाना है, IMG, एंटरप्राइज स्ट्रक्चर और असाइनमेंट। यहाँ पे एक बार आप देखिए, मैं बस /N से क्या करता हूँ, मेन स्क्रीन पे चला जाता हूँ, SPRO एंटर, IMG में जाने के बाद एंटरप्राइज स्ट्रक्चर, उसके बाद असाइनमेंट। ओके, यहाँ से आप आ गए असाइनमेंट के अंदर। असाइनमेंट के अंदर से आपको किस में जाना है, मटेरियल मैनेजमेंट में। आप यहाँ से मटेरियल मैनेजमेंट में जाएंगे, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, इसको कर देता हूँ। इसके बाद जाएंगे आप मटेरियल मैनेजमेंट में और उसके बाद आपको पूरा पाथ देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे क्या है, असाइन परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। सिंपली हम इसको यहाँ से क्लिक करके भी एंटर कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ पे हम आ चुके हैं, तो हमें क्या करना है, अपनी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन को डालना होगा। सो मेरी परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या है, अभी हम यहाँ पे जाएंगे पोजीशन में जाने के बाद परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन का कोड हमारा क्या था, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है मेरी RS04। सो मैं यहाँ पे वापस आ जाता हूँ और मैंने डाल दिया अपनी RS04 एंटर। अब RS04 जो है वो कौन सी कंपनी कोड के साथ है,
RS02 के साथ, RS प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के साथ। ठीक है, जैसे ही मैंने इसको एंटर किया, ये मेरा डाटा सेव हो गया, ये यहाँ पे इसके साथ असाइन हो गया है। जैसे हमने इसको एंट्री करी है, ऐसे ही मैं RS05 की भी हैंड टू हैंड एंट्री कर देता हूँ। वापस से हम इसके ऊपर आए, पोजीशन RS05 एंटर। RS05 भी किसके साथ है, RS02 के साथ, एंटर एंड सेव। क्लियर, हमने यहाँ पे दोनों एंट्रीज कर दी है। इसके बाद हम चलते हैं बैक के अंदर। सेकंड ऑप्शन मेरा क्या है यहाँ पे, वो है परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड। ठीक है, ओह सॉरी, पहले मैं परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन कर चुका हूँ। अब आएगा मेरा प्लांट टू कंपनी कोड OX18। /NOX18 एंटर। हम जैसे यहाँ पे एंटर करते हैं तो वापस हमें किस पे जाना होगा, पोजीशन के ऊपर चलते हैं। पोजीशन के ऊपर यहाँ पे अपना प्लांट नंबर देते हैं। प्लांट नंबर हमारा क्या है, यहाँ पे प्लांट है हमारा RS03। डायरेक्टली हमने अपने यहाँ पे प्लांट नंबर डाला RS03, एंटर। ओके, इतना करने के बाद अभी हमने जो एंट्री कर दी है वो किसकी थी, परचेज ऑर्गेनाइजेशन टू कंपनी कोड की। अब हम करते हैं प्लांट टू कंपनी कोड। प्लांट टू कंपनी कोड का शॉर्ट की क्या है, OX018। हम यहाँ से SAP के मेन्यू पाथ पे गए एंड डायरेक्ट यहाँ पे /NOX18 एंटर। हमारे सामने कुछ इस टाइप की वेलकम स्क्रीन मिल जाएगी हमको। यहाँ पे डायरेक्ट न्यू एंट्रीज पे जाना है। न्यू एंट्रीज पे जाने के बाद यहाँ पे कंपनी कोड RS02। ओके, और प्लांट कोड हमारा क्या था, RS04 और 5, RS03 आपने डाल दिया। यहाँ पे डालने के बाद आप जैसे एंटर प्रेस करेंगे, आपको यहाँ पे प्लांट की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, कंपनी की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप इनको सेव कर सकते हैं। ठीक है, आपने इसकी एंट्री भी कर दी। इसके बाद जो हमारी अब लास्ट एंट्री बची है वो किसकी बची है, परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन टू प्लांट की। परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन की प्लांट के साथ रह गई है। इसकी शॉर्ट की क्या है, OX17 /NOX17 एंटर। इसको करने के बाद वापस हम किस पे जाएंगे, न्यू एंट्रीज पे। न्यू एंट्रीज पे जाने के बाद यहाँ पे हमारे परचेज ऑर्गेनाइजेशन है RS04। किस प्लांट के साथ है ये, RS03 के साथ। और यहीं पे मेरी एक और एंट्री थी RS05, वो भी किसके साथ है, RS03 के साथ। तो मैं इसको भी यहीं पे हैंड टू हैंड असाइन कर दूंगा, RS03। क्लियर, एंड डाटा हम सेव कर देंगे। जैसे हम डाटा को सेव करते हैं तो क्या होगा, हमारी ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन RS03 प्लांट के साथ असाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि हमारे जितने भी डाटा थे वो सारे असाइन हो चुके हैं एक दूसरे के साथ। So guys, this is all from our side for this particular course. अगर आपको कोर्स से रिलेटेड एनी फर्दर क्वेरी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर आपके कोई डाउट है कोर्स से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में भी हमें बता सकते हैं। फॉर डिटेल इन्फॉर्मेशन आप हमें कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो आगे की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय, टेक केयर।